वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन उनकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डार्विन के प्राकृतिकवाद या प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। या जीव जगत में जीवन संघर्ष होता है या किस वैज्ञानिक का मत है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कहा कि जीव जगत में क्या भी संघर्ष होता है, यानी जो भी जीव जीव हैं, जीव का मतलब हो गया हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, स्त्री, ठीक है, चिंपैंजी, सभी जीव में आते हैं, यानी जिसमें जीवन होता है वो जीव होते हैं। तो क्या इनके जीवन यापन में कोई संघर्ष होता है या इनके जीवन में कोई कठिनाई होती है? होता है। तो कैसे होता है? एक वैज्ञानिक का मत है, देखो कैसे बता रहे हैं। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे। ये एक जीव वैज्ञानिक थे। कहाँ से थे? अंग्रेज मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड, है ना। जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को, जीवों के विकास से संबंध, यानी वो कैसे बढ़ते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खेलते कूदते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं या पानी में तैरते हैं या ज़मीन के अंदर रहते हैं, अपने भोजन का स्रोत कैसे करते हैं, सभी उन्होंने अपने सिद्धांतों ने धीरे धीरे। अंग्रेज ऐसे नहीं होते थे, एक एक उनको खोज करने में और उसको पूरा प्रस्तुत करने में कम से कम 20-20, 25-25 साल लग जाते थे। ये थोड़ा ना आधा घंटे गए जंगल में, देखा देखा अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, ऐसा नहीं है। 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते थे उनको एक एक नियम देने में, तब जाके उनका वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जीवों के विकास के संबंध में सिद्धांत उन्होंने अपने जातियों, जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों को उद्भव नामक पुस्तक में दिया। ये उनकी पुस्तक है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। क्या है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव उनकी पुस्तक थी। किसकी? चार्ल्स डार्विन की नामक पुस्तक को प्रस्तुत किया। डार्विनवाद या प्राकृतिकवाद, वर्णवाद निम्न तथ्यों के आधार मानकर प्रतिपादित किया गया है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी जो जीव होते हैं उनमें संतान उत्पत्ति की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन एक समय तक, एक समय तक। क्या कभी आपने अपने समाज में देखा है कि जब कोई मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो क्या किसी को बच्चा होता है? नहीं होता ना। यानी 30 से 40 या 45 साल तक मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके तत्पश्चात उसमें वो क्षमता नहीं रह जाती है या उसमें कुछ अविकास रह जाते हैं। फिलहाल जो एक लिमिट टाइम होता है माता पिता बनने का, लेकिन जितना टाइम होता है उसके अंदर आप प्रचुर क्षमता रहती है जीवों को प्रजनन करने में, ठीक है। तो जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है, प्रजनन करके अपनी संतान को उत्पत्ति करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, ठीक है। किसी के 8-8, 10-10 लड़के होते हैं, किसी के 12 होते हैं, किसी के एक ही होता है। क्षमता ही तो है। अगला है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए, परंतु सीमित स्थान तथा भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए। भाई जितने जीव हैं, मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, सभी को जीवित रहने के लिए एक स्थान की, भाई हमें घर की जरूरत होती है, हमें एक घर की जरूरत है, एक है ना, ये आपका घर हो गया। हमें घर की जरूरत होती है तथा प्रकाश की जरूरत रहती है, ठीक, एवं भोजन तथा भोजन की जरूरत रहती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए एक स्थान जैसे घर, प्रकाश तथा भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु सीमित स्थान तथा भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। सीमित स्थान या भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता।
अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ही जीवन संघर्ष कहते हैं, यानी उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के पापा खेत किसानी कर रहे होंगे, किसी के पापा क्या कर रहे होंगे, यानी उनके पिताजी बहुत ही संघर्ष करके आपको पढ़ाते हैं, आपके पापा आपको बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है। हेडिंग क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल रहता है और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके स्वयं को अनुकूल बनाता है। संघर्ष में योग्यतम ही जीवित उत्तरजीविता है। मतलब वही जीव जीवित रहता है जो जीवन के संघर्ष के वातावरण के अनुकूल रहता है, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को अधिक अनुकूल बना लेता है। उत्तरजीविता मतलब योग्यता क्या है? जैसे कि आप प्रैक्टिकली पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप क्लास 10th में हैं, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा इंटरमीडिएट में। इंटर में आप बहुत अच्छा एडमिशन किए तो आपका आईआईटी में नाम आ सकता है, एनआईटी में आ सकता है, नीट में हो सकता है। उसमें भी आपने टॉप कर दिया तो आप बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, इंस्पेक्टर डीएम बन सकते हैं। ये आपकी योग्यता के हिसाब से है। आप जितना ही अच्छा पढ़ोगे, योग्यता आपकी बढ़ती चली जाएगी, उसी हिसाब से आपको आपका पद मिलेगा, ठीक है। अगली हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जीवित रहने के लिए जीवों में जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, इसमें ही जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। यानी जीवित रहने के लिए अभी आप एक पेंगुइन नाम के पक्षी होता है वो, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, बहुत ही ठंडे प्रदेशों में। क्या अगर आप उसको अपने यहाँ ले जाओगे तो जिंदा रह पाएगा? शायद ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि वहाँ का उसका माहौल बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में -43 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी बहुत। अपने आगे जब कहते हैं ना कि आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी ठंडक हो रही, बहुत ठंडक है, तो अनुमान करो जहाँ माइनस में चला जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितना तगड़ा होगा। वहाँ ये पक्षी पाए जाते हैं। कौन से? पेंगुइन। कौन से? पेंगुइन। क्या पेंगुइन को यहाँ लाने पर ये इस गर्मी में वो अपने आप को ढाल पाएंगे? नहीं ना। तो मेरी हेडिंग क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, इसमें जो जीव प्राकृतिक वर्ण के अनुकूल होते हैं वही जीव रहते हैं, ठीक है। जो उसके अनुकूल रहते हैं वही जीव जीवित रहते हैं। प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्णन करती है, जिसको प्राकृतिक वर्णन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति या हम यहाँ पर रहते हैं, तो प्रकृति हमारे हिसाब से मौसम भाई हम जानते हैं, अब ठंडक आएगी, उसके बाद फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश होगी, फिर ठंडक आएगी। इसी तरह अनुकूल नियम चलते रहते हैं, ठीक है। नियम सब कहीं जगह चलते हैं। इससे जहाँ ठंडक है बराबर ठंडक पड़ती रहती है, वहाँ बराबर पड़ती रहेगी। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है प्रकृति के हिसाब से, वहाँ पर बराबर गर्मी पड़ती रहती है। तो आप अपने हिसाब से उस वहाँ पर अपने आप को ढालिए। अगला है विभिन्नताएं। सभी जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। इन्हीं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत होती हैं, जिससे संतान भी वातावरण के अनुकूल ही होती है। जैसे हम आप हैं तो इस माहौल में जन्मे हैं, जो भी आपका माहौल उस माहौल में जन्मे हैं। हमारे और आपकी जो भी अगली संतान होगी, क्या उसको आप दक्षिण कोरिया में या सियाचिन ग्लेशियर पे उसको आप रख सकते हैं? नहीं ना। जैसा मेरा माहौल था, यानी मेरा ही उसी हिसाब से मेरा कुछ जीनी लक्षण आने वाली संतान में होगा, ठीक है। तो यानी वो बच्चा भी इसी माहौल में जीवित रह पाएगा, अन्यथा अदर स्थिति में वो शायद ना जीवित रह पाए। हेडिंग नंबर 6 है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति। जीवन संघर्ष में योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती हैं, और साथ ही साथ संतान में स्वयं भी कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जीवन संघर्ष में कुछ योग्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न विभिन्नताएं एक श्रेष्ठ पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ संतान में भी कुछ नए विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी धीरे धीरे
इंसानों में या संतानों में धीरे धीरे कुछ लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं और एक क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से संबंधित सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जैव विकास एक बहुत धीमा प्रक्रम है, अतः इसे किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है, परंतु इसके लिए समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। विकास से संबंधित सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूरा कि विकास से संबंधित क्या क्या सिद्धांत हैं, सभी का विवरण दो। तो आंसर क्या है, जैव विकास एक धीमा प्रक्रम है। बिल्कुल भाई, अभी आप क्लास 10th में है, धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में, इंटर में, फिर जो भी करेंगे ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी आप करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको जॉब मिलेगी, फिर आपकी शादी होगी, फिर धीरे धीरे आपके बाल बच्चे होंगे, फिर आप बहुत बड़े हो जाएंगे। फिर ये मतलब एक प्रक्रम है, लेकिन धीरे 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 चलता रहता है। ये तो नहीं कि आप आज 10 साल के हैं, कल 20 साल के हो जाओगे, आज आप 1-2 फुट के हैं, परसों 4 फुट के हो जाओगे ना, ऐसा तो नहीं। आप धीरे 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 जो जीवन प्रक्रम है बहुत ही धीमा प्रक्रम है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अतः इसे किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है। इसे देखना संभव नहीं, जैसे मान लीजिए आपके मामा जी आपसे 6 साल बाद मिलते हैं। आपके मामा जी आपसे 6 साल बाद मिलते हैं, तो मामा जी कहेंगे अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। लड़का होगा तो कहेंगे इतना बड़ा होगा, बिटिया होगी तो कहेंगे इतनी बड़ी हो गई तुम। तो उनको तो लगता है क्योंकि वो 6 साल बाद मिले हैं, यानी वो तुम उनको दिख रही हो कि हाँ, या दिख रहे हो काफ़ी हम बड़े हो गए हैं। लेकिन क्या आपके मम्मी पापा ने कभी आपको बढ़ते हुए देखा है कि देखो आज मेरा बच्चा इतना तेज बढ़ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन आप 6 साल में कुछ तो बढ़े हैं, आप 6 साल में कुछ तो बढ़े, तभी तो आपके मामा ने कहा कि हाँ आप इतने बड़े हो गए। लेकिन इसे देखना और प्रतीत करना बहुत बड़ा अंतर है। इसे आप देख नहीं सकते हो कि हाँ कितनी तेजी से बढ़ते हो, है ना? ये यानी बहुत ही धीमा प्रक्रम है। बच्चों, मेरा उद्देश्य आपका टाइम बर्बाद करना नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे आपको समझा दें। इसीलिए हम आपको तमाम तरह के उदाहरण देते हैं कि आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, परंतु इसके लिए समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। देखते हैं डार्विनवाद, इसके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दो लिखिए। अच्छा, अभी आगे देखते हैं। लैमार्कवाद हेडिंग है। अभी हम डार्विनवाद के बारे में अगले एक चैप्टर में अभी अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसमें उसको समझा देंगे हम। लैमार्कवाद क्या है? जैव विकास के सिद्धांतों में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, कौन? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क कम कम 1744 से 1829, ये क्या है, इनका जीवन काल है। यानी 1744 में ये जन्मे थे और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। का सिद्धांत सबसे पुराना है। कितना पुराना है? 1744 में। तभी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने खोज करना स्टार्ट नहीं की थी। इन्होंने, किसने? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1809 में जैव विकास संबंधी अपने विचारों को फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लैमार्कवाद निम्नलिखित 4 तथ्यों पर आधारित है। निम्नलिखित 4 तथ्यों पर आधारित है। क्या? ये सिद्धांत कौन सा? ठीक है, ये लैमार्कवाद। इनकी या इनका यह सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? फिलॉसफी ऑफ या फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, तो इनका जो ये सिद्धांत है, जो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, तो इस सिद्धांत को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? क्योंकि देखो इनके नाम में भी पीछे लैमार्क लगा है, बैप्टिस्ट डी लैमार्क, यानी बहुत से वैज्ञानिकों का जो उपनाम होता है उसी के नाम से सिद्धांत हो जाता है। देखो इन्हीं के नाम पर ये सिद्धांत हो गया। लैमार्कवाद किसके नाम से? जीन बैप्टिस्ट लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लैमार्कवाद निम्नलिखित 4 तथ्यों से आधारित या 4 तथ्यों पर आधारित है। पहली हेडिंग है, जीवों में आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति। जीवों में आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति। लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीवधारी में अपने अंगों
में वृद्धि करते ही रहना स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो ये वैज्ञानिक हैं कौन, लैमार्कवाद, इनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी में अपने अंगों में वृद्धि करते रहने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाई धीरे धीरे कोई ये तो है नहीं कि आज हम बढ़ेंगे कल हम नहीं बढ़ेंगे, परसों हम बढ़ेंगे, आज मेरा मन नहीं, आज मैं नहीं बढ़ूंगा। क्या ऐसा कोई बच्चा कहता है कि आज मेरा पापा मूड नहीं आज बढ़ने का, आज मैं नहीं बढ़ूंगा, आज मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी, हम 6 दिन बाद अपनी लंबाई बढ़ा लेंगे? ऐसा नहीं ना। वो स्वाभाविक क्रिया है, वो धीरे 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 होती रहती है ना। अगली हेडिंग है वातावरण का प्रभाव। जीव पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीव की शारीरिक रचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा कालांतर में उस जीव के स्थायी लक्षण बन जाते हैं। यानी वातावरण का प्रभाव बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। आप जिस माहौल में रह रहे हैं अपने माहौल को चेंज कर देखिए। आप सारा दिन खेत में काम करते हैं, या जो भी इंसान सारा दिन खेत में काम करते हैं उनका शरीर सारा काला पड़ जाता है। लेकिन जो मनुष्य सारा दिन ऑफिस में रहता है उसके शरीर देखिए एकदम गोरा हो जाता है, चाहे जितना काला हो। क्यों? उसका वातावरण अलग है और इसका वातावरण अलग है। ठीक, तो वातावरण का तो प्रभाव पड़ता है। जीवों पर वातावरण में होने वाली परिवर्तनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीव की शारीरिक एवं रचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये तथा कालांतर में ये उस जीव के स्थायी लक्षण बन जाते हैं। स्वभाव का मतलब आपके फ्रेंड्स, ठीक, आपके फ्रेंड्स जैसे होंगे आपका प्रभाव या स्वभाव वैसा हो जाएगा। फ्रेंड्स अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, अच्छा होगा। फ्रेंड्स गंदे हैं, थोड़ा सा अपना नशा मुक्ति करते हैं, नशा वशा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी भी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। आपका जैसा माहौल होगा वैसे आप बनेंगे। यानी वो एक माहौल मतलब एक वातावरण जैसा होगा आपका। तो हमेशा अच्छी संगत करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी यही सलाह देना है, ठीक है। अगला है जिराफ की गर्दन तथा अगली टांगों का लंबा होना। जिराफ की गर्दन तथा अगली टांगों का लंबा होना। जिराफ की जो गर्दन होती है सबसे लंबी होती है, विश्व में सबसे लंबा जीव है, ठीक है, बहुत लंबी गर्दन होती है तथा टांगे भी वो लंबी होती हैं। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला लंबी गर्दन वाला आधुनिक जिराफ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। यानी बहुत ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां खा खा के अपना जीवन निर्वाह करता है, ठीक है। इसके पूर्वज मृग हिरन के सबसे समान छोटी गर्दन वाले थे। इसके जो पूर्वज थे, यानी इसके जो बाबा परबाबा जो थे वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन और घास साकी पौधे का, यानी जो घास खाते हैं तो छोटे छोटे जो नीचे घास लगी होती है, लेकिन ये जो है ये पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। तो पेड़ और घास में अंतर है बेटा। और घास व साकीय पौधे खाकर जीवन निर्वाह करते थे। कुछ समय बाद भूमि बंजर हो गई। भूमि जो है बंजर हो गई, यानी वहां पर सूखा पड़ गया और घास जो हरी भरी वो नष्ट हो गई। अतः जिराफ ने वृक्षों की पत्तियां चबाना प्रारंभ कर दिया। अतः जो जिराफ थे वो धीरे धीरे लपक लपक के पत्तियां खाने लगे। ठीक उनका जो थोड़ा सा लक्षण हुआ अगली संतान में वो भी लपक लपक के खाने लगे। धीरे 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 ऐसे करते करते उनकी ये जो गर्दन है काफी लंबी हो गई। वृक्षों पर नीचे लगी पत्तियों के समान होने पर ऊंचाई पर लगी पत्तियां तक पहुंचने के लिए जिराफ को अगली टांगों को उचकाने और अपनी गर्दन को उस ऊपर खींचने की आवश्यकता हुई। यानी आप अगर आम तोड़ते होगे कभी, देखो अपने आप को उठाते नहीं हो, नीचे पाँव से उठकर थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ऊपर हो और हाथ से लपक लपक के तोड़ते हो, यानी आपका पैर भी उठ रहा है और आपके हाथ भी उठ रहे हैं। इसी तरह जिराफ जब पत्तियां खाता था तो उसके पाँव भी उठ रहे थे और उसकी गर्दन भी उठ रही थी, इसीलिए उसका अगले पैर और अगली जो गर्दन है दोनों लंबे हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन व अगली टांगों के अधिक उपयोग से जिराफ की गर्दन व अगली टांगें लंबी होती गईं और यह वर्तमान जिराफ का स्थायी लक्षण बन गया। बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो पहले था वो नीचे घास खाता था, लेकिन अब धीरे 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 जितना लंबा बढ़ बढ़ के खाते गए उनकी संतान भी धीरे धीरे उतनी लंबी होती चली गई और एक समय ऐसा हुआ कि आप इतना लंबा जिराफ हो गया। अगला है नम स्थानों पर उगने वाले पौधों की तुलना में शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों की जड़ जल प्राप्ति के लिए लंबी होकर भूमि से अधिक गहरे तक जाती हैं। मतलब नहीं समझे होंगे। नम स्थानों पर उगने वाले पौधों की तुलना में शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों की जड़ें जल प्राप्ति के लिए लंबी होकर भूमि में अधिक गहरे तक जाते हैं। नम का मतलब आम का जो पेड़ होता है
वो नम होता है, मतलब वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। आम हो गया, अमरूद हो गया, जो भी होते हैं देखो वहाँ उनके आसपास पानी होता है, ऐसा नहीं भरा होता लेकिन ज़मीन में आसपास होता है। ठीक है, तो यानी उनकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाएंगी। लेकिन जो रेगिस्तान के पेड़ हैं, वहाँ रेगिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है, सुने होंगे कि सबसे रेगिस्तान में पानी की कमी है। तो वहाँ जब पानी रहता नहीं नीचे जब भूमि में, तो उनकी जो जड़ें होती है वो पानी की खोज में यहाँ धीरे धीरे बहुत लंबी तक चली जाती हैं। अपनी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक विकसित करते हैं कि शायद हमें कहीं पानी मिल जाए। जबकि जो नम स्थानों पर होते हैं उनकी जड़ें मुश्किल से इतनी इतनी आती हैं, इतनी इतनी, लेकिन इतनी सिर्फ जो शुष्क स्थानों पर होती हैं पेड़, उन्हीं की जड़ें आती हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण छायादार नम स्थानों पर उगने वाले पौधे लंबे तथा उनकी पत्तियां आकार में बड़ी होती हैं। यानी वातावरण के प्रभाव के कारण छायादार नम स्थानों पर उगने वाले पौधे लंबे तथा उनकी पत्तियां आकार में बड़ी होती हैं। भाई जब पानी ज़्यादा पाएंगे तो पत्तियां विकसित होंगी, और पत्तियां विकसित होंगी तो छायादार होंगी। और वो पत्तियां जो आकार होगा थोड़ा कुछ ऐसा होता है, विभिन्न पत्तियों का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, विभिन्न पत्तियों का आकार अलग अलग होता है। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। परिवर्तन नए वातावरण में जीवों की नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए जीवों को कुछ अंगों का अधिक समय तक उपयोग करना पड़ता है, जिससे अंग अधिक विकसित और मजबूत हो जाते हैं। इन्हें ही उपार्जित लक्षण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। यानी जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग होता है उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। परंतु कुछ अंगों का उपयोग बहुत ही कम होने के कारण उनका ह्रास होने लगता है, और कभी कभी ये अंग लुप्त हो जाते हैं। यानी जब उनका उपयोग ही नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो अंग लुप्त हो जाएंगे। हासिल अंग की कभी कभी जीवों में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों में बाह्य कड़की पेशियां, निषेचन निषेमक निमेषक पटल, कृमिक रूप से परिशोषिका आदि। यानी कुछ अंग होते हैं जो प्रयोग नहीं किए थे तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पहले मनुष्यों में पूंछ होती थी, मनुष्यों में पहले, जानवरों में पूंछ होती है, ऐसे पहले पूंछ होती थी लेकिन उसका कोई उपयोग तो हुआ नहीं, धीरे धीरे वो पूंछ नष्ट हो गई। यानी वो उसका उपयोग नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो नष्ट हो गई। बाकी अब जितने अंग हैं, कान का उपयोग है सुनना, हाथ का उपयोग है खाना खाना, कपड़े पहनना, पाँव का उपयोग है चलना, पेट का है भोजन पचाना। ठीक है, तो सभी अंगों का ये प्रयोग हुआ, लेकिन पूंछ का प्रयोग क्या करते हैं भाई? किसी को मारते थोड़े ना। अगली हेडिंग है वंशान उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वातावरण के प्रभाव से अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग से जीवधारियों के शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं, और वे वंशागत होने के कारण माता पिता से उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। यानी जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे, या आपके मम्मी पापा के जैसा स्वभाव होगा वैसा आपका होगा। आपको ऐसे मान लीजिए किसी ने देखा, कहेगा नहीं नहीं तो ये तो फलाने का लड़का है, कैसे जान गए? यानी आपकी शक्ल और आपके पिताजी की या माताजी की शक्ल आपसे कुछ ना कुछ मैच करती है, तभी तो सामने वाले ने कहा है। आप लोगों ने से भी किसी न किसी कहा होगा कि ये लड़का तो भाई उनका है, ये लड़का तो उनका है। कैसे जान गए? क्योंकि आपकी शक्ल आपके पिताजी से मिलती हुई है, मैच करती है। और ये वंशानुगत होने के कारण माता पिता में बच्चों में पहुंच जाते हैं। ऐसे लक्षणों को जो किसी जीवधारी के जीवन काल में उपरोक्त कारकों से विकसित होते हैं, उपार्जित लक्षण, और उनके माता पिता या उनकी संतानों में पहुंचने की क्रिया को लक्षणों की वंशानुगत कहते हैं। यानी जो लक्षण एक मनुष्य से उसके बच्चों में आ जाते हैं, सीधा सीधा समझिए कि एक मनुष्य के लक्षण जब उसकी संतान में पहुंच जाते हैं, तो यानी एक वंश से दूसरे वंश में लक्षण गए, फिर इसके बच्चे होंगे, यानी इसके लक्षण इसमें जाएंगे। यानी ये वंशानुगत लक्षण है, ये वंशानुगत लक्षण है। ठीक है, यदि इन लक्षणों की वंशानुगत का क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो संतानों में ऐसे लक्षण एकत्रित हो जाएंगे जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न होंगे हैं। यानी धीरे धीरे कुछ लक्षण बढ़ते जाएंगे जो अपने पूर्वज से बिल्कुल भिन्न होंगे, जो दादा परदादा के थे वो और मेरे में बहुत अंतर हो जाएगा। इस तरह एक नए लक्षण वाले जीवों में एक नई जाति का निर्माण हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ न कुछ डिफरेंट होते 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 एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। नौ डार्विनवाद। नौ डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती है। जीन्स में जब परिवर्तन होता है तो उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षण में भी परिवर्तन होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी नई जातियों के अनुसार पुरानी जातियों के जीन्स में कुछ परिवर्तन होता है, यानी जब कुछ परिवर्तन होगा तो आने वाली संतान में और कुछ परिवर्तन होगा, धीरे 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 एक नई जाति का रूप ले लेंगे।
नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जातियों से नई जातियों के विकास में निम्नलिखित कारक हैं। विभिन्नताएं। लैंगिक जनन के समय प्राणियों में विभिन्नताएं दो प्रकार से होती हैं। नंबर एक, माता पिता के गुणसूत्र के मिलने से गुणों के नए संयोग मिलते हैं, यानी माता पिता के गुणसूत्र के मिलने से गुणों के एक नए संयोग बनते हैं, यानी जब माता पिता के जो गुण होंगे वो उससे एक नया संयोग बनता है। दूसरा, लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक का निर्माण, एक सेकेंड, लैंगिक जनन के या लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक निर्माण के समय माता पिता के गुण पुनः अलग हो जाते हैं, यानी कुछ गुण अलग हो जाते हैं, जो बच्चे में कुछ नए गुण पनप जाते हैं। युग्मक निर्माण के लिए अधसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण एक नए प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं। क्या हमने कहा था कि जब माता पिता कुछ गुण मैच नहीं करते तो कुछ गुण नए पनप जाते हैं, और जब नए पनप जाते हैं तो अथा इस बनने की प्रक्रिया या इस नए जीवों में जो क्रिया उत्पन्न हो जाती है या जो नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जीवन में विभिन्नता आ जाती है। कैसे? जब भाई माता पिता के कुछ लक्षण थे, बच्चे में कुछ दूसरे आ गए, यानी जीवों में विभिन्नता आ गई। अगली हेडिंग है उत्परिवर्तन। अगली हेडिंग है उत्परिवर्तन। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए की जो संरचना है, इसमें जब अचानक परिवर्तन आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ। उत्परिवर्तन जीवों के जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं, यानी उसके जीवन काल में कभी भी हो सकते हैं। धीरे धीरे कोई लक्षण पनप जाता है और फिर उसकी आने वाली संतान में और लक्षण पनप जाएंगे। युग्मक तथा जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन को वंशागत कहा जाता है, यानी जो लक्षण एक दूसरे में जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत, यानी एक वंश में वंश से दूसरे वंश में गए, यानी क्या गए? वंश। जैसे होता नहीं कि किसी के बच्चे नहीं होते तो कहते नहीं इनका तो पूरा वंश ही नाश हो गया, इनका तो पूरा वंश ही नाश गया, यानी उनका वंश आगे उनके बाल बच्चे नहीं हुए तो यानी उनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, यानी उनकी पीढ़ी वहीं पर समाप्त हो जाती है, उनका वंश वहीं पर खत्म हो जाता है। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक सिद्ध होते हैं, यानी कुछ परिवर्तन होते हैं वो हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। अगली हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण। ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त एवं लाभप्रद हो को स्थापित करने की क्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यह विभिन्नताओं की वंशानुगति में सहायक होते हैं। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के उपयुक्त लाभप्रद है, यानी जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर वातावरण सही है, पानी की उपलब्धता है, खाने की उपलब्धता है, रोजगार की उपलब्धता है, शिक्षा की उपलब्धता है, यानी आपका प्राकृतिक वर्ण ही तो हुआ। आपका वहाँ का माहौल सही है, आपको शिक्षा, खाना और रहने का सब बढ़िया मिल रहा है, यानी आपका लाभप्रद हो को स्थापित करने की क्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यह विभिन्नताओं की वंशानुगति में सहायक होता है। कैसा लगा बच्चों वीडियो? कोशिश करते हैं सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।